नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपके लिए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी वाला चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाला हूं। तो इस चैप्टर को आप ध्यान से पढ़िए, ये आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर करने वाला है। और इससे पहले हमारे विश्वेंद्र सर ने एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है जो कि हमारे चैनल पर डला हुआ है, उसे ज़रूर देख लीजिए। यूनिट वाला वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एंड स्केलर क्वांटिटीज़ के बारे में जानना। तो उससे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती क्या है, ये स्केलर होती क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों पड़ी और इनमें हम डिफरेंस कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का यूज़ करते हैं। मान के चलो मैं तुमसे कहूँ कि आप जाइए और मुझे 1 किलो या 5 किलो आम खरीद के लाइए। और आप गए और आपने मुझे 5 केजी आम खरीद के दे दिए। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये 5 केजी आम है और ये कि कोई एक यूनिट होगी, मतलब केजी में 1 केजी, इसका ये 5 गुना है। तो इससे मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इस बंदे ने मुझे 5 केजी आम खरीद के दिए हैं और ये आम ही है, वो भी 5 केजी। ठीक है, समझ गए। और उसी टाइम पे अगर मैं पूछूं तुम कितना दूर चल के आए, मैं सर 20 किलोमीटर चल के आऊँ तुम्हारे इन आम को लेके आए। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको सही जानकारी आम के बारे में तो मिल जाती है, पर उस बंदे के बारे में सही जानकारी मिल पा रही है क्या, वो किधर से आया है। आपने ये तो पूछा नहीं कि किस डायरेक्शन से आया है। आम आपके हाथ में आ गए 5 केजी, ठीक है सर हमें 5 केजी आम मिल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर तुम आए कितने दूर से हो, 20 किलोमीटर दूर से, पर किस डायरेक्शन से कोई पता नहीं। तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पाने के लिए, उसके बारे में सही पता करने के लिए हमें उसकी दिशा का तो ज्ञान होना चाहिए। तो इन चीज़ों के बारे में पूर्ण जानकारी करने के लिए ही इस वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ का यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्केलर होते क्या हैं, मतलब अदिश। ठीक है बच्चों, देखिए बहुत ही सिंपल है, इसे हम आराम से समझेंगे। देखिए थोड़ा पेन का थिकनेस अच्छे से कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, ये ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए उनके परिमाण और मात्रा की ही आवश्यकता होती है। समझ गए ना, जैसे 5 केजी आम है, ठीक है, तो इसके लिए हमें ओनली उसके परिमाण और उसके मात्रा की ही रिक्वायरमेंट है। इसके लिए दिशा की ज़रूरत नहीं है कि 5 केजी मैं इधर से आ रहा हूँ, या फिर 5 केजी इस दिशा से लो, या फिर 5 केजी आप उत्तर दिशा से लो। कोई ज़रूरत ही नहीं है। इन बातों का यहाँ पर कोई सेंस बनता ही नहीं है। समझ गए ना। तो ऐसी राशियाँ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर दर्शाने के लिए, या फिर उनका ज्ञान कराने के लिए केवल परिमाण और मात्रा की ही आवश्यकता हो, ऐसी राशियों को अदिश राशि कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि द्रव्यमान है, समय है, दूरी है, आयतन है, कार्य है, ऊर्जा है, ऐसी बहुत सारी राशियां हैं जो कि अदिश राशियों के अंदर आती हैं। अब मैं बात करता हूं सेकंड, सदिश राशि। इसके बारे में अब आपको परिभाषा आसानी से पता चल गई होगी कि क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मात्रा को परिमाण से काम नहीं चल पाता, उन्हें अच्छे से समझाने के लिए हमें वहां पर दिशा का भी बोध होना चाहिए। समझ गए ना। जैसे कि यही बंदा 20 किलोमीटर चल के आया, किधर से चल के आया भाई, उसका दिशा तो पता हो। तो ऐसी राशियां जिन्हें हमें ज्ञात करने के लिए या फिर हमें समझने के लिए दिशा का भी बोध हो, या फिर दिशा की भी जरूरत पड़ती है, उन्हें हम सदिश राशियां कहते हैं। तो इन दोनों अदिश और असदिश राशियों को हम शॉर्ट में और स्वीट में जानने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक के जरिए हम इन राशियों को याद करने की भी कोशिश करेंगे कि इनको हम कैसे आसानी से याद कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले हम अदिश, ऐसी राशियां जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए मात्रक और परिमाण की ही आवश्यकता हो, अदिश कहलाती हैं।
जैसे ऊर्जा, समय, कार्य, दाब, लंबाई, द्रव्यमान, चाल, इसे स्पीड भी बोल सकते हो इंग्लिश में, करंट, आयतन और ताप। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनको आप याद करना अनिवार्य है। समझ रहे बच्चे? तो इसके लिए ट्रिक बताइए जो सर आप आसानी से इन चीज़ों को याद कर पाएँ। तो देखिए बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक है, उसका दाल MSc से आता है। हाँ सर, ये क्या बात हुई, उसका दाल MSc से आता है? मतलब देखिए बच्चों, मतलब बहुत सारा है। देखिए ऊ मतलब ऊर्जा, सा मतलब समय, का मतलब कार्य, दा मतलब दाब, ला मतलब लंबाई, M फॉर मास, S फॉर स्पीड, C फॉर करंट, ये साइलेंट है, आ फॉर आयतन, ता फॉर ताप। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी अदिश राशियों के अंदर आती हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम सदिश राशियां। विद ट्रिक समझने की कोशिश करते हैं। सदिश या वेक्टर, चिंता ना करना, मैं आपके लिए PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए सदिश क्या होता है? ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी जरूरत पड़ती है या पड़ती हो, सदिश राशियां कहलाती हैं। बहुत ही सिंपल है। ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए कौन कौन सी सदिश राशियां हैं। देखिए एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे कि आवेग, संवेग, भार, विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, कोणीय संवेग, बल आघूर्ण, अल्प क्षेत्र इत्यादि। ये सभी क्या होती हैं? सदिश राशियां होती हैं। तो सर आप ये बताइए कि इनको हम याद कैसे रख सकते हैं, इनकी कोई ट्रिक है क्या? हाँ सर बिल्कुल ट्रिक है। देखिए एक ट्रिक देखते हैं इसकी हम। असंभव, असंभवे विवत्व, असंभवे विवत्व। बहुत ही शानदार ट्रिक है बच्चों, इसको जरूर पढ़ें। आ फॉर आवेग, सा फॉर संवेग, बा फॉर भार, बी फॉर वेग, वे फॉर विस्थापन, बा फॉर बल, बल और बल आघूर्ण, त्व फॉर त्वरण। और इधर आप कोणीय कोणीय लगाते जाओ, और कोणीय संवेग, जो भी एंगल वाली चीजें होती हैं सब सदिश के अंदर ही आती हैं, क्योंकि उसमें थीटा का यूज करते हैं, तो वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो समझे ना, सदिश और अदिश क्या होती हैं? ऐसी राशियां जिसमें
हमें केवल मात्रक और परिणाम से काम चल जाए तो वो अदिश राशियाँ कहलाती हैं, और जिसमें मात्रक और परिणाम से काम ना चले और उसके साथ दिशा का भी जरूरत पड़े तो वो सभी क्या कहलाती हैं, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सदिश होता है वो दो प्रकार का होता है। सदिश होते हैं वेक्टर, ये मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक तो पोलर और एक एक्सियल। पोलर वेक्टर क्या होते हैं, मतलब ऐसे सदिश राशियां जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती हूँ। जैसे मान के चलो ये चीज़ है, यहाँ से मैंने कोई ये मान लिया, ये तीर है, ये इसकी पूंछ है और ये इसका सिरा है। तो ऐसी राशियां जो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती हूँ वो सभी क्या कहलाती हैं, या फिर इसके अनुदिश होती हूँ, मतलब एक तीर के अनुदिश होती हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय राशि कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल बताइए सर। जैसे कि विस्थापन, आप सभी जानते हैं विस्थापन कैसे निकाल जाता है, दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं को मध्य की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। इसमें आप रेखीय त्वरण भी कह सकते हो। ये रेखीय त्वरण क्या होता है, एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन में तो ही कैलकुलेट किया जाता है। रेखीय संवेग ये इसके उदाहरण है। अब निकालते हैं हम एक्सियल, मतलब अक्षीय वेक्टर, अक्षीय सदिश। ये कैसे सदिश होते हैं, ये ऐसे सदिश होते हैं जो किसी धुरी पर मतलब घूमने से निकाले जाते हैं। मतलब मान के चलो ये वो है, ये तो ये वाली जो रोटेशन होता है इसके जरिए हम क्या निकालते हैं बच्चों, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है कि ऐसे सदिश राशियां जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से रिलेटेड होती हैं, समझ गए ना, किसी अक्ष से, इस अक्ष से रिलेटेड होती हैं। जैसे कि कोणीय संवेग हो गया, बलाघूर्ण हो गया, बलयुग्म हो गया, कोणीय विस्थापन हो गया, कोणीय वेग हो गया, ये सभी क्या होते हैं, एक एंगल के थ्रू होती हैं, जिसमें हमें दिशा का भी बोध होता रहता है कि ये किस एंगल से घूम रही हैं। और जिसमें एंगल का यूज़ किया जाता है वो सभी अच्छी होती हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड करती हो, मतलब प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर, या फिर स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ें से ज्ञात की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि अब इस सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है, मतलब सदिशों को पहचानते कैसे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, कि सदिशों को पहचाना कैसे जाता है। देखिए सदिशों को पहचानने के काफ़ी सारे तरीके हैं। जब भी हम सदिश को लिखते हैं, जैसे मान के चलो ए है, अगर आपको बुक में दिख जाए ए, या तो उसको हाईलाइट करके रखेंगे ऐसे करके, बी या सी, या फिर इसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है ऐसे करके। ये सभी राशियाँ होती हैं, ये सदिश राशियाँ ही कहलाती हैं। जैसे कि डी वेक्टर, ये इसमें क्या होता है, एक तीर होता है, एक अंतिम और एक प्रारंभिक बिंदु होता है। इस तरह की राशियों को हम सदिश कहलाते हैं। और इधर एक, जैसे अगर दोनों तरफ ऐसे डंडे लगा दिए जाते हैं तो उसको मॉड्यूलस बोल लेते हैं, मतलब मापांक बोला जाता है। ठीक है, ये मापांक होता है। और ए वेक्टर क्या होता है, ये सदिश होता है। और एक कैप, इसे क्या बोलते हैं, कैप बोला जाता है। ये कैप, ए के ऊपर एक कैप, तो इसे क्या बोलते हैं, एक कैप बोला जाता है। ये इकाई सदिश होता है, एकांक सदिश होता है। तो इस तरह से वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। और वेक्टर्स काफ़ी टाइप के होते हैं, मतलब असमान, समान, एकांक, शून्य सदिश, संरेखीय सदिश, विपरीत सदिश। चलिए इनको जानते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि समान सदिश क्या होते हैं, मतलब इक्विवेलेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। इक्विवेलेंट वेक्टर्स, देखिए दोस्तों, इक्विवेलेंट वेक्टर्स कैसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल वेक्टर हैं ऐसे सदिश जिनकी दिशा और परिमाण दोनों समान होते हैं। कैसे सर, देखिए ऐसे मान के चलो कोई ये सदिश, मान के चलो कोई ये ए है और सेम ऐसा ही कोई सदिश यहाँ पर बी है, देखो बी है। तो इससे आप देख के बता सकते हो कि ए जो सदिश है और बी जो सदिश है, इन दोनों की क्या डायरेक्शन और परिमाण दोनों क्या हैं, एक ही दिशा में है और समान है। तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट वेक्टर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरे वाला जो सदिश है
वो क्या है, असमान सदिश, अनइक्वल वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। देखिए इसमें क्या होता है, अनइक्वल वेक्टर क्या होते हैं, इसमें दो सदिश मान लेते हैं, मान के चलो ए कोई सदिश है, बी कोई सदिश है, या तो इनकी दिशा डिफरेंट होगी, या उनका परिमाण डिफरेंट होगा, या फिर इनकी दिशा और परिमाण दोनों डिफरेंट होगा। इसकी तीन कंडीशन बनती है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, पहली, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए कैसे कैसे बनेंगे। मान के चलो ए वेक्टर ये है, बी कोई ये है। पहले ही बता देता हूं मैं आपके लिए, आसानी रहेगी। देखिए ऐसे करके, देखिए दोनों का परिमाण समान है पर दिशा अलग है। दोनों का परिमाण समान है, समान है पर दिशा अलग है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये असमान सदिश है। इधर देखिए, मान के चलो दोनों की मैं दिशा सेम कर दूं पर परिमाण अलग अलग कर दूं, तो ये क्या हो गया, असमान सदिश हो गए। तीसरा देखते हैं, ये देखिए इसकी दिशा अलग और इसकी भी दिशा अलग और परिमाण भी अलग, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये तीनों सदिश क्या होते हैं, असमान सदिशों की कैटेगरी में ही आते हैं। ये देखिए बहुत ही सिंपल है ये वाला चैप्टर, तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं। क्या अपोजिट वेक्टर, देखिए अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं, बिल्कुल सिंपल, सबसे सिंपल वाला वेक्टर होता है ये अपोजिट वेक्टर। इसमें क्या होते हैं, दो सदिश होते हैं, उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है, परिणाम समान होते हैं पर दोनों की क्या होती है, डायरेक्शन डिफरेंट होती है। बढ़ के चलिए ये, तो ये कोई वेक्टर है ये ए, और इसके अपोजिट कोई वेक्टर है बी, ये तो इसे बोल देता हूँ मैं ए, इसे बोल देता हूँ बी। तो देखिए इन दोनों का परिमाण तो समान है पर क्या है, दिशा विपरीत है, तो ऐसे सदिशों को असमान सदिश बोलते हैं। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए अगर समान है और इसके विपरीत है बी, तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए बराबर माइनस बी। इससे आप समझ जाइए कि जो सदिश हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, असमान सदिश होता है। समझे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिट में, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, मतलब सिंपल है बहुत ही। दो तरीके के वेक्टर होते हैं, एक तो यूनिट वेक्टर और एक जीरो वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, ऐसे सदिश जिनका परिमाण एक होता है, मतलब जिनका परिमाण निकालने पर उसका मान एक आता है, वो यूनिट वेक्टर होते हैं। इसे निकालते कैसे हैं, देखिए इसे निकालने का एक आसान तरीका है। मान के चलो मैं कोई सदिश मानता हूँ ये आर, ठीक है, और इसका परिमाण मान लेता हूँ मैं स्मॉल आर। तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, मैंने बताया हुआ है पहले, आर कैप के थ्रू इसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें इसका परिमाण का भाग दे दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से यूनिट, ये यूनिट वेक्टर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर को निकालते हैं। ये निकल गया। अब सर आप हमें ये बताइए, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, यूनिट वेक्टर निकालने का आसान तरीका ये है, आप किसी भी सदिश का परिमाण निकालिए, उस सदिश में परिमाण से भाग दे दीजिए, आपके लिए यूनिट वेक्टर निकल आएगा। और यूनिट वेक्टर का मान हमेशा एक होता है। अगर हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताएं, देखिए ये अगर एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, तो एक्स अक्ष में जो धनात्मक यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, वो होता है सर आई कैप। क्या होता है बच्चों, आई कैप। इधर जे कैप और इधर के कैप। समझ गए ना। आई कैप जो एक्स अक्ष में यूनिट वेक्टर होता है, जे कैप जो वाई अक्ष में यूनिट वेक्टर होता है, और के कैप जो जेड अक्ष में यूनिट वेक्टर होता है। ये सभी क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करता हूं मैं संरेखीय सदिश। हिंदी में नाम इनके थोड़े गड़बड़ है, तो आप इनको चिंता ना करें। अब बात करते हैं संरेखीय मतलब कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर्स। ये क्या होते हैं, ये या तो समान हो सकते हैं या फिर
असमान हो सकते हैं। और जो तुल्य सदिश होते हैं तो सभी क्या होते हैं, एक तरीके से संरेखीय सदिश ही होते हैं। देखिए परिमाण अलग होता है पर दोनों की दिशा सेम होती है। ये वाला मतलब स्ट्रेट लाइन होता है। ये समान सदिश, और बाई चांस इसे मैं ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहूँ, विपरीत, ये दोनों संरेखीय सदिश कोलिनियर सदिश कहलाते हैं। मतलब ऐसे सदिश जो एक ही रेखा के अनुदिश होते हों संरेखीय सदिश कहलाते हैं। ये सदिश समान दिशा या विपरीत दिशीय भी हो सकते हैं। समझ गए बच्चों। अब बात करते हैं हम जीरोथ वेक्टर के बारे में। जीरो वेक्टर काम की चीज़ है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमें सभी को। ठीक है बच्चों, देखिए ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या होता है, जीरो होता है, ये जीरो सदिश कहलाते हैं। एकांक सदिश जिनका परिमाण एक होता है वो एकांक कहलाते हैं, जिनका जीरो होता है वो जीरो सदिश कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल आसान भाषाओं में। इसे निकालते कैसे हैं, देखिए मान के चलो कोई सदिश ए है, इसे मैं मानता हूँ एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब सेम इसका कोई सदिश है बी, समान सदिश है दोनों, तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो शून्य सदिश कैसे निकालेंगे, इसे ए माइनस बी करना पड़ेगा, और जब ए माइनस बी करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और ये सदिश क्या होता है, अर्थहीन सदिश होता है। मतलब जीरो वाला वेक्टर तो कोई काम का ही नहीं है, समझे ना। क्योंकि जो सदिश हमें मिलेगा ए माइनस बी वो इस तरह से मिलेगा, जीरो आई कैप प्लस जीरो के कैप प्लस जीरो सॉरी जे कैप और एक के कैप। ये कोई काम का ही नहीं होता, अर्थहीन होता है। बस तुमको ये याद रखना है कि जीरो सदिश कैसे कहते हैं, ऐसे सदिश जिनका परिमाण शून्य होता है वो सभी क्या कहलाते हैं, जीरो सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ तक का मैटर आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत ही सिंपल मैटर है, कुछ नहीं बताया मैंने, बस ये बताया कि अदिश क्या होते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जिन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल मात्रा को परिमाण जरूरी होता है। सदिश जिसके लिए दिशा की भी आवश्यकता हो। और सदिश दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय और अच्छे। ध्रुवीय वे होते हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड करते हैं, और अच्छे सदिश जो किसी एंगल से रिलेटेड होते हैं। सदिशों का निरूपण रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके ऊपर एक बार लगा दिया जाता है जिसे वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। या उसे बोल्ड करके दिखाया होगा आपको बुक में, या फिर बार लगा दिया जाता है। सदिशों के टाइप्स बता दिए। समान सदिश क्या होते हैं, दोनों का परिमाण और दिशा समान हो तो समान सदिश, या परिमाण और दिशा अलग अलग हो या फिर दोनों चीज़ें अलग अलग हों तो उसे असमान सदिश बोलते हैं। विपरीत सदिश क्या होते हैं, दोनों का परिमाण समान हो पर दिशा अलग। तो इस तरह से हम सदिशों का निरूपण करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं हम कार्शियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। क्या नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, शॉर्ट में लिखता हूँ 1D 2D एंड 3D वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए 1D 2D एंड 3D वेक्टर्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए पहले हम ये समझते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। देखिए बहुत ही मतलब काम की चीज़ है वैसे तो। किसी भी मैं तुम्हें ये बता दूं, कोई भी बिंदु होता है उसकी अगर हमें पोजीशन ज्ञात करनी होती है तो उसके लिए कोई ना कोई सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। मान के चलो अगर मुझे लेंथ नापनी है तो फिर मैं एक स्केल के जरिए नाप सकता हूँ। अगर मैं उसे किसी अंतरिक्ष में या फिर कोई स्पेस में कोई पॉइंट लेता हूँ और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल करनी हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को ज्ञात करने के लिए हमें एक सिस्टम बनाया था जिसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अगर आप हायर क्लासेज में जाओगे, बीएससी करोगे तो आपको काफ़ी सारे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम देखने को मिल जाएंगे। अब आपके सिलेबस के अनुसार हम यहाँ पर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। देखिए जैसे कोई मान के चलो कोई बिंदु P है, ठीक है, तो उसका कैसे ज्ञात करेंगे कार्टेशियन में। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्ञात करने के लिए हमें उसका एक्स अक्ष से लोकेशन, वाई अक्ष से लोकेशन और जेड अक्ष से, तीनों से लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट स्पेस में इस जगह पर है। तो इसके लिए क्या किया गया था, इस तरह से एक ग्राफ बनाया।
ये वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है सर। देखिए मान के चलो यहाँ पर कोई पॉइंट है P। अब बताइए करना क्या है। अब यहाँ से कोई वेक्टर ले लेता हूँ मैं R, ठीक है, क्योंकि R डिस्टेंस पे है या फिर R वेक्टर है, तो इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे। देखिए बच्चों, बाई अक्ष से ये बाई अक्ष से इतना दूर है, एक्स अक्ष से कैसे निकालते हैं। देखिए ये x मानता हूँ, ये y मानता हूँ, ये z मानता हूँ, तो इसे हमें ऐसे डालना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है सर। अब इस पॉइंट की हम एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हैं। ये x है, ये z है, और ये p x y और z। इस तरह से किसी भी पॉइंट की जब लोकेशन ज्ञात की जाती है तो वो सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आता है। मतलब अगर किसी भी मूल बिंदु एवं 3 परस्पर लंबवत अक्षों से निर्मित किसी तंत्र को कार्टेशियन निर्देशांक पद्धति कहते हैं। सिंपल सी बात है। मतलब 3 लंबवत ये वाले से निर्मित किसी अक्षों से कार्तीय, मतलब लंबवत कोई ग्राफ होता है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, वो सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आता है। आपको ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, आपको बस ये पढ़ना है कि अगर कोई पॉइंट है, अगर उसकी लोकेशन पता करनी होता है तो उसके लिए हमें 3 लंबवत अक्षों की जरूरत होती है। इस तरह से हम पॉइंट ज्ञात किए जाते हैं। चलिए, एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का वेक्टर्स में यूज़ क्या है। देखिए वेक्टर में क्या होता है, एक विमीय सदिश, जैसे 1D 2D और 3D की बात करते हैं तो 1D में सदिश होता है, उनका वैल्यू क्या होता है, 2D में होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, 3D में होते हैं तो उनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, तो निकालते हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ 1D में। ठीक है, 1D में कैसे ज्ञात करेंगे। मान के चलो ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसका तंत्र है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कोई स्थिति सदिश, मतलब पॉइंट जो पहले स्पेस में यहाँ था जब तो ये था, अब मैं बात करता हूँ ये कहाँ पे, ये एक्स अक्ष पे है। कहाँ पे, एक्स अक्ष पे। मान के चलो P यहाँ पे। तो बताइए अब इसका जो R होगा, ये जो सदिश होगा, उसका वैल्यू क्या होगा। देखिए बच्चों ये बहुत ही सिंपल है, आपको बस ये दिया ध्यान रख लेना है। अगर ये एक्स अक्ष पे है तो इसकी लोकेशन क्या होगी, एक्स इधर होगा 0 होगा और ये बाई भी 0 होगा। सेम इधर से मैं इसे करता हूँ, अगर ये बाई पे है P तो क्या होगा 0 y 0। ठीक है, और अगर ये कहाँ पे x y z, x y z, अगर ये z पे है तो 0 0 z। ठीक है सर, इस तरह से पॉइंट की आप लोकेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब इसका जो r वेक्टर होगा या फिर जो r होगा वो क्या होगा। देखिए r बराबर x आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखते हैं। अब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ तो देखिए ये वाली टर्म है ये 0 हो जाएगी, ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, क्योंकि x वो y और z की वैल्यू रखता हूँ तो y की वजह 0 से ये 0, ये भी 0, तो हमें क्या मिलेगा, r बराबर x आई कैप। ठीक है, सेम इधर देखते हैं, इधर रखते हैं तो r बराबर क्या मिलेगा, बाई जे कैप, और इधर क्या मिलेगा, r बराबर z के कैप। तो इस तरह से हम 1D में बता सकते हैं कोई भी सदिश की लोकेशन क्या होती है। मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप किसी भी पॉइंट की लोकेशन इस तरह से ज्ञात करते हैं, 1D में इस तरह से ज्ञात की जाती है, क्योंकि उसमें जब एक्स अक्ष पे कोई बिंदु होता है, ये देखिए इस वाली स्ट्रेट लाइन पे ही तो लोकेट कर, इस वाली स्ट्रेट लाइन पे ही तो बिंदु होता है, और जो इस पे होता है तो उसका जो पॉइंट होते हैं वो x 0 0 होता है, y पे होता है 0 y 0 और इधर 0 0 z होता है। और इसको जब वैल्यू पुट करते हैं कोई सदिश में तो हमें इस तरह से देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं 2D में, 2 डायमेंशनल में। देखिए बच्चों 2D, मान के चलो ये कोई, पहले ही थोड़ा सा हम
एक्स एच बाई एच जेड एच। ठीक है, देखिए 2D में कैसे ज्ञात करते हैं। मान के चलो कोई पॉइंट है एक्स वाई जेड, अगर कोई प्लेन एक्स वाई में है, मान के चलो कोई पॉइंट पी यहाँ पे है, तो इसका जो पॉइंट होगा वो देखिए इसकी लोकेशन क्या होगी, यही तो होगी, इधर से एक्स इधर से वाई, तो एक्स वाई और 0, ठीक है कि नहीं। तो इसका जो वेक्टर्स होगा वो आर बराबर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस 0 के कैप। तो ये क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो इस तरह से हम 2D में इसका निकाल सकते हैं। अब मान के चलो ये अक्ष बाई चांस एक्स जेड प्लेन में हो, तो मान के चलो यहाँ पे हो, सॉरी यहाँ पे होता है, तो कैसे डालेंगे, ये इधर से लोकेशन डाली जाती है, और इस वाले पॉइंट P का लोकेशन क्या हो जाएगा, देखिए x 0 z, और r क्या हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, x i कैप प्लस z k कैप। अगर कोई प्लेन बाई जेड प्लेन में हो तो मान के चलो पॉइंट यहाँ पे P, तो 0 y और z, और इसका r क्या होगा, x के 0 रख दीजिए, j बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इस तरह से हम 2D में निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं, क्योंकि 2D में जो पॉइंट होता है उसका x और y दोनों प्लेन में कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, और जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ पर सदिश निकल जाता है। 1D में केवल एक पॉइंट एक अक्ष पे होती है, 2D में 2 अक्ष पे होती है। अगर बाई चांस 3D में हो, अगर बाई चांस 3D में होता हो तो क्या करेंगे वो बताओ। देखिए 3D में सबसे ज़्यादा आसान है। मान के चलो कोई पॉइंट है यहाँ से, मान के चलो कोई पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं हम P, ये रहा, कोई स्पेस में पॉइंट है, तो स्पेस में पॉइंट है तो इसकी लोकेशन कैसे करेंगे, देखिए बाई अक्ष से इधर डालते हैं, ठीक है, और जेड अक्ष से ये वाला, और एक्स अक्ष से इस तरह से प्लेन, ये पॉइंट की लोकेशन, क्योंकि सेम जो ऊपर होगा वो नीचे तो रिफ्लेक्ट करेगा, या फिर डायरेक्टली हम इसे ऐसे डाल सकते हैं। तो इसकी जो लोकेशन होती है वो क्या होती है, एक्स बाई और जेड, जो कि तीनों प्लेनों से हमें देखने को मिल रही है। तो इसका जो आर होगा वो क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। समझे कि नहीं बच्चों, ये होता है 1D 2D और 3D में वेक्टर्स की वैल्यू ज्ञात करना। अब बात करते हैं कि सदिशों का संयोजन कैसे किया जाता है, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का जोड़ कैसे करते हैं। तो देखिए पढ़ते हैं सबसे पहले, ऑफ वेक्टर्स। देखिए सदिशों का योग करने के लिए हम 3 विधि यूज़ करते हैं, एक तो त्रिभुजों का नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम, एक बहुभुज का नियम। तो तीनों को नंबर से पढ़ते हैं। इनके कुछ रूल होते हैं, पहले वो जान लेते हैं। एक तो ग्राफिकल मेथड, देखिए
सदिशों के योग से प्राप्त परिणाम भी सदिश होता है। सदिशों के योग से प्राप्त परिमाण भी सदिश होता है। ध्यान रखना, अगर आप कोई चीज़ें हैं, मतलब दो राशियां हैं, जैसे कि मान के चलो कोई वेक्टर है ए बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस या फिर x1 y1 प्लस z1 के कैप, और सेम ऐसा ही कोई वेक्टर है बी x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो इन दोनों का अगर मैं एडिशन करना चाहूँ a प्लस बी तो क्या होगा, देखिए आई कैप दोनों से कॉमन, तो x1 प्लस x2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2 के कैप। जो इधर से जो हमें मिला है a प्लस बी, ये भी तो एक तरीके से वेक्टर ही हो गया, ये भी तो एक तरीके से सदिश ही तो है। इधर आई कैप आ रहा है, जे कैप आ रहा है, के कैप मतलब ये जो यूनिट आई कैप एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, जे कैप वाई डायरेक्शन में और के कैप z डायरेक्शन में, तीनों मिल देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से जो योग से इन दोनों का योग किया तो हमें ये वेक्टर मिला, तो ये भी तो एक तरीके से वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो एक नियम क्या कहता है कि सदिशों का जब योग किया जाता है तो उससे मिलने वाला योग जो होता है वो भी सदिश ही होता है। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरा क्या है, समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जा सकता है। ध्यान रखना, समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जा सकता है। समान भौतिक राशियों को व्यक्त करने वाले सदिशों का ही योग किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि आप जैसे कि इधर से आई कैप ले रहे हो, उधर से जेड कैप ले रहे हो, एक्स और जेड का दोनों का योग नहीं हो पाएगा। इधर से आप मतलब विदाउट मतलब इधर से स्केलर क्वांटिटी ले रहे हो, इधर से वेक्टर क्वांटिटीज ले रहे हो, तो इन दोनों का योग नहीं हो पाएगा। हमेशा वेक्टर्स क्वांटिटी का ही योग होता है, ये बात आप ध्यान में रखें। एक पॉइंट है कि यदि किसी सदिश के बिना परिणाम परिवर्तित किए उसके समांतर आकाश में कहीं भी विस्थापित किया जाए तो सदिश अपरिवर्तित रहता है। ये तो नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं। चलिए अब इसके नियम पढ़ते हैं। पहला क्या है, त्रिभुज का नियम। त्रिभुज का नियम देखिए, त्रिभुज का नियम क्या कहता है, इस नियम में कुछ भी नहीं है। मान के चलो कोई वेक्टर है ए, इस तरह से कोई वेक्टर है बी, तो इन दोनों का योग एक तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। कैसे, जैसे देखिए अगर इन सभी को मैं इस तरह से रख दूं तो हमें एक तरीके से इस तरह से वेक्टर मिल जाएगा। ये मान के चलो ए है, ये मान लेता हूँ मैं पी है, पी क्यू, और ये आर है, और ये पॉइंट क्या है इसका ए बी सी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू। परिभाषा क्या कहती है, परिभाषा ये कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं दो सदिशों को व्यक्त करें तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके योग को व्यक्त करती है। देखिए कुछ नहीं किया उन्होंने, बस वही बता दिया जो हमने यहाँ पर मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया था। मतलब
यदि कोई दो भुजाएं त्रिभुज की क्रमागत होती हैं तो उनकी जो तीसरी भुजा होती है अगर उसे विपरीत क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है तो तीसरी भुजा का योग उन दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर ए कोई सदस्य यहाँ पर एक था ए वेक्टर, ये ए बी और ये बी सी। अगर इन दोनों को त्रिभुज के विपरीत क्रम में ऐड करें तो तीसरी भुजा का योग इन दोनों भुजाओं के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला है, इधर से इसको इधर से यहाँ शिफ्ट कर दिया, इस वाले को यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इस रेखा को इधर से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर बराबर दोनों की क्या होता है, पी प्लस क्यू के इक्वल होता है। बहुत ही सिंपल है ये वाला मेथड। आपको ये कहानी रटने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये सीख लीजिए। अगर दो वेक्टर इस तरह से हैं, दो वेक्टर इस तरह से हैं, तो उनको अगर त्रिभुज में ऐड करते हैं तो तीसरी वाली जो रेखा होती है वो दो रेखाओं के योग के बराबर ही अपने आप आ जाएगी। चलिए इसका दूसरा नियम क्या है संयोजन का, यह है समांतर चतुर्भुज का नियम। समांतर चतुर्भुज का नियम ये क्या कहता है, इसमें भी कुछ नहीं है, जो वाला मेथड हमने पहले यूज़ किया था त्रिभुज का नियम वही समांतर चतुर्भुज का नियम होता है। मान के चलो कोई वेक्टर ये है P, ठीक है, O A, दूसरा वेक्टर है ये वाला Q। तो बताइए अब इन्हें हम कैसे ऐड कर सकते हैं, और तीसरा वेक्टर ये R। तो बताइए इसे हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए समांतर चतुर्भुज का नियम सेम उसी तरह होता है, मतलब समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः दो सदस्यों के परिमाण व दिशा के रूप में व्यक्त किया जाए तब उनके काटन बिंदु से होकर गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदस्यों के परिमाण व दिशा को व्यक्त करता है। कुछ नहीं किया सर। देखिए अगर इस तरह से वेक्टर दे रखे होते हैं तो उनको आप सदस्य त्रिभुजों के नियम वाले से ही ऐड कर सकते हो। तो इधर R बराबर क्या होगा, P प्लस क्यू, है कि नहीं, ये चीज़ तो इधर रिप्रेजेंट की गई है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट नियम पढ़ते हैं, सदस्यों का संयोजन का बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम मतलब लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर्स एडिशन। देखिए इसमें क्या होता है, मान के चलो कोई सदस्य है, ये वाला एक सदस्य है ए वेक्टर, कोई सदस्य है ये बी वेक्टर, ये सी है, ये डी है। तो अब यहाँ से हम सदस्य कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, त्रिभुजों वाला नियम लगाइए और ये बहुभुज को आप कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, मान के चलो एक वेक्टर ये था, यह है ए, इसको इससे जोड़ दिया, ये कौन सा था बी, इसको इससे जोड़ दिया, ये कौन सा था सी, इसको इससे जोड़ दिया, ये कौन सा था डी, और इसको इससे ऐसे जोड़ते हैं आर, समझे कि नहीं, ओ, ठीक है। सभी को इस वाले को इस वाले को इस वाले को इस वाले को और लास्ट अंतिम इसको भी जोड़ दिया। तो देखिए इधर से हम एक तरीके से ये एक त्रिभुज बन गया। अब जब ये त्रिभुज बन ही गया तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए और बी त्रिभुजों का नियम क्या कहलाता है, दो आसन्न भुजाओं को यदि अगर तीसरी भुजा के विपरीत क्रम में जोड़ दें तो वो त्रिभुज के योग के बराबर होती है, भुजाओं के योग के बराबर होती है। तो ये ए प्लस बी यहाँ से हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमें ऐसे ऐड कर देते हैं तो अब यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हमको, देखिए ए प्लस बी है, ये सी है, तो इसकी तीसरी भुजा के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, है कि नहीं, ये हो गया। अब देखिए ये तीसरी भुजा आर, ए प्लस बी प्लस सी और एक डी है, तो नेक्स्ट क्या मिलेगा हमको, आर बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
सिंपल सा है। मतलब कभी भी आपको वेक्टर्स ऐसे बहुभुज में दिख जाए और उनका योग करना पड़े, जोड़ करना पड़े, तो आपको इस तरह से जोड़ना पड़ता है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है त्रिभुजों का योग का संयोजन का नियम, वो आप याद कर लीजिए, आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। किया क्या है मैं? कुछ भी नहीं किया। देखिए, जब कोई दो भुजाएं इस तरह से होती हैं या फिर दो त्रिभुज, दो वेक्टर्स इस तरह से होते हैं, अगर उनका योग करना होता है तो योग आसानी से हो जाता है। दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए और तीसरे वाली रेखा को उसके विपरीत क्रम में जोड़ दीजिए। जब इसको विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है तो इनका योग इन दोनों भुजाओं के, इन दोनों वेक्टर्स के योग के बराबर होता है। सेम इसका यूज हमने चतुर्भुज में कर दिया, क्योंकि इन दो भुजाओं का योग इस भुजा के विकर्ण के बराबर होता है और इसकी दिशा को भी रिप्रेजेंट करता है। बहुभुज का इसे इधर से ऐसे हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ तक कहानी ये रही। अब देखते हैं हम इसका गणितीय मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। या फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में या फिर गणितीय मेथड के बारे में, इसकी दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।